नमस्कार। इंडिया एनालिसिस कैसी होगी कैबिनेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 दिसंबर बुधवार को दोपहर 12 बजे शपथ लेंगे, तैयारियां इसको लेकर जोरों पर है। इसके अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, लेकिन अभी कैबिनेट का आकार कैसा होगा, किस तरह की कैबिनेट होगी, किस तरह के चेहरे कैबिनेट में समाहित रहेंगे, क्या सरकार में जो पहले से मंत्री रहे थे और जो चुनाव जीते, क्या अधिकांश में उनको जगह मिलेगी, या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पार्टी के निर्णय ने चौंकाया, अब ठीक वैसे ही कैबिनेट के गठन में भी देखने को मिलेगा। किस तरह का क्राइटेरिया इसमें रखा जाएगा, क्या कैबिनेट में भी चलेगा नया फार्मूला, कैबिनेट में भी नजर आ सकते हैं नए चेहरे, क्या हो सकता है कैबिनेट गठन का मानदंड, क्या दिल्ली से तय होंगे कैबिनेट के चेहरे, तमाम सारे सवाल अब उठ रहे हैं। उसका कारण यही है कि जिस तरह से सीएम को लेकर तमाम सारे नाम चर्चाओं में थे, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव का चयन हुआ, किसी को दूर दूर तक इस नाम को लेकर किसी तरह की कोई अनुमान नहीं था। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने डॉक्टर मोहन यादव का चयन किया, और अब उनकी टीम कैसी होगी, किस तरह के लोग उसमें होंगे, इसको लेकर चर्चा है। आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और जो मेहमान हमारे साथ में होंगे उनसे हम पहले आपका परिचय कराएंगे, फिर इस चर्चा को, इस विश्लेषण को, इस एनालिसिस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से कैसी होगी कैबिनेट, आज इस पर हमारा एनालिसिस, आज हमारा इस पर विश्लेषण, और खास जो मेहमान हमारे साथ में हैं या जो हमारे सहयोगी हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं, फिर इस चर्चा को, इस विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत करूंगा आशीष जी आपका। हमारे साथ में हैं मंजरी जैन जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। मंजरी जी आपका स्वागत है। और हमारे सहयोगी शोएब खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब, सीधे सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अब सामने है, और शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। 13 दिसंबर बुधवार यानी कल शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अब टीम कैसी होगी, डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ऐसी होगी, क्या उसमें वही चेहरे होंगे जो इससे पहले सरकार में शिवराज कैबिनेट में थे, या जो जीत के आए हैं, या कोई नया प्रयोग होगा, इसमें भी कैबिनेट में कोई नया प्रयोग हो सकता है, क्या कहेंगे शोएब? बिल्कुल, देखिए 3 राज्यों के जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो 3 ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जब नामों की घोषणा हुई तो चौंकाने वाले ये नाम थे। मध्य प्रदेश में अगर मंत्रिमंडल के गठन की यहाँ पर बात की तो कई चौंकाने वाले नामों पर भी जो है मोहर लग सकती है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन देखिए, अगर बात किया तो कहा जा रहा है कल जिस तरह से भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जब शपथ समारोह ग्रहण होगा, तो इस कार्यक्रम के दौरान जो है 17 ऐसे मंत्री हैं जो शपथ ले सकते हैं, क्योंकि स्टेज गैरेज की बात करें तो 17 मंत्रियों की गाड़ियों को भी तैयार किया गया है। तो ये एक बड़ी जो है अपडेट सामने आई है। और जिस तरह से अगर नामों की बात की जाए तो कई ऐसे नाम सामने हैं। दिव्यराज सिंह की यहाँ पर बात की जाए, राकेश सिंह हो, रमेश मेंडोला हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, गोपाल भार्गव हो, विजय शाह की बात हो, इंदर सिंह हो, इंदर सिंह परमार हो, और अगर सिंधिया खेमे की बात किया तो तुलसी सिलावट हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, वहीं अगर बात की जाए तो गोविंद सिंह राजपूत की बात की जाए, या प्रहलाद पटेल हो, ऋति पाठक हो, सूर्य प्रकाश हो, मीना या टंडन हो, अर्चना चिटनीस को भी जो है मंत्री बनाया जा सकता है। और बिल्कुल देखिए, ये नाम फिलहाल अभी सामने आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि मंत्रिमंडल में भी जो है पैराशूट लैंडिंग देखने को मिले। कई ऐसे जो नाम हैं उनको जो है जगह दी जा सके। जिस तरह से अगर भोपाल से देखिए कृष्णा गौर की बात
की जाए ओबीसी वर्ग से वो आती हैं, बड़े मार्जिन से जो है वो उन्होंने जीत हासिल की और पिछले चुनाव भी बड़े मार्जिन से उन्होंने जीता था। इसी कड़ी में अगर रामेश्वर शर्मा की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं मंत्री की दौड़ में शामिल, तो ये नाम फिलहाल अभी सामने आ रहे हैं। और लेकिन देखिए, अगर कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल की यहाँ पर बात किया तो कहा जा रहा है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव है तो इनको दूसरे राज्य का जो है चुनावी प्रभारी उनको बनाया जा सकता है, तो ये दौड़ में शामिल हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए, मध्य प्रदेश के बनाए गए और छत्तीसगढ़ के बनाए गए, तो चौंकाने वाले नाम थे। बिल्कुल कल देखना होगा कि बिल्कुल कितने बिल्कुल बेहतर बात शोएब आप कर रहे हैं। दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा, अगले एंगल पर आपसे चर्चा करूंगा। मैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में हैं, उनके पास में आता हूं। आशीष जी, अब सीएम के चेहरे के बाद चर्चा कैबिनेट को लेकर है, उसके आकार को, उसके स्वरूप को, उनके चेहरे को लेकर है। क्या माना जाए, जिस तरह से हमने 3 राज्यों में देखा सीएम को लेकर कि एक अलग रणनीति दिखी और यह भी कहा गया कि सारे चौंकाने वाले नाम रहे, चर्चा में ज्यादा नहीं रहे, एकदम से ये चेहरे सामने आए। क्या अगर हम मध्य प्रदेश की अब कैबिनेट की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव का कैबिनेट जिस तरह से होगा, क्या इसमें भी ये हो सकता है कि जो पहले मंत्री रहे उसमें अधिकांश जो जीत कर आए हैं वो नदारत रहे और नए फेस ज्यादातर देखने को मिले? देखिए, जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें मुख्यमंत्री के चयन की या मुख्यमंत्री का जिस तरह चयन हुआ उसकी छाया जरूर होगी। जब भाजपा ने नेतृत्व बदला है तो ये निश्चित है कि मंत्रियों के चेहरे भी जो है बहुत हद तक बदलेंगे, कैबिनेट का चेहरा भी। इसलिए भी कि जो सीनियरिटी का सिस्टम है अभी जिस तरह से बनाया गया है, जो अभी जो नजर आ रहा है प्राथमिक रूप से, उसमें मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है जो अपेक्षाकृत दूसरे भाजपा विधायकों के से जूनियर के कहा जा सकता है। फिर राजेंद्र शुक्ला को और जगदीश देवड़ा को बना दिया गया है डिप्टी सीएम, तय किया गया है। तो फिर उसके बाद जो 10 बार के 8 बार के विधायक जीते हैं वो उसके नीचे मंत्री पद पर काम करेंगे या उनसे कराया जाएगा, ये थोड़ा सा नई चीज दिख रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, शिवराज सिंह से सीनियर भी लोग कैबिनेट में रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे डिप्टी सीएम का पद भी आ जाए तो डिप्टी सीएम के बाद उनसे ज्यादा सीनियर लोग जो है वो उनके मातहत या मंत्री के तौर पे कम लग रहा है। तो इसलिए इस बात की संभावना है कि नए चेहरे, और नए चेहरे से मतलब जो दूसरे विधायक हैं जो 2 बार 3 बार है, उस तरह के नए जो परंपरागत चेहरों के अलावा उन्हें लाया जा सकता है कैबिनेट में। निश्चित तौर पर जो है, हालांकि जब उसको बनाया जाएगा या जब उसको गठन, तो मुख्यमंत्री के साथ कुछ सीनियर मंत्री होने भी जरूरी है। हालांकि राजनीति में या कारपोरेट सेक्टर में कहीं भी इस तरह का लिखित कोई सिद्धांत नहीं है कि उम्र के हिसाब से बॉस होगा, या अगर छोटी उम्र का बॉस होगा तो मातहत कर बड़ी उम्र के नहीं होंगे, ऐसा कहीं नहीं होता। तो राजनीति में आशीष जी एक सवाल ये भी हो सकता है कि 2 या 3। आशीष जी एक सवाल यहाँ पर है, आपने कहा कि सीएम की पसंद को भी यहाँ पर देखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जिस तरह से कई सीनियर लीडर्स की जिस तरह से बात कर रहे हैं, 8 बार के जीत कर आए, 9 बार के जीत कर आए, कई जिस तरह से सांसद थे और वो चुनाव जीते, वो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में वो सारे नाम हैं, क्या ये भी हो सकता है कि नहीं बहुत कुछ नाम छोड़ दी जाए तो बहुत कुछ केंद्र से भी तय हो कि नहीं अब इस तरह से इनका पूरी ये लिस्ट रहेगी और इनको ये के हैसियत से इनको मंत्री बनाया जाए, तो बहुत कुछ संभावना है कि नहीं केंद्रीय नेतृत्व ही तय कर दे कि आप इस तरह से अपना मंत्रिमंडल का गठन करिए? नहीं, मैं यही आगे भी बात बोलने वाला था कि जो मंत्रिमंडल का जो खाका बनेगा, जो आकार प्रकार बनेगा, ये मुख्यमंत्री चयन के साथ साथ ही तय हो चुका होगा। इसीलिए मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि बहुत कम हो सकता है कि सीनियर लोगों को लिया जाए किसी तकाजे के तहत, और कैबिनेट जो बनेगी वो निश्चित तौर पर जो है हाईकमान की निगाह में होगी और उस हिसाब से ही उसकी सारी चीजें तय होंगी। इसलिए भी मैं बोल सकता हूं क्योंकि 3 साल पहले जब 5 मंत्री बनाए गए थे, जब सरकार बदली थी और कांग्रेस की सरकार गिरी थी, तो वो 5 नाम भी वहीं से तय होके आए, जिसमें तुलसी सिलावट और कमल पटेल, मीना सिंह के 5 मंत्री बने। तो इस बार निश्चित तौर पर क्योंकि मोहन यादव अपेक्षाकृत नए हैं और उनको मध्य प्रदेश के सीनियर्स के दबाव से या
प्रभाव से थोड़ा सा मुक्त रखने बिल्कुल की बिल्कुल, कोशिश ये भी है। बात बेहतर बात हाईकमान आशीष बहुत जी आप सारी कर रहे हैं, चीजें बेहतर बात आशीष कंसीडर जी आप करेगा। कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी मोहन यादव जी के सामने ये भी चुनौती होगी कि किस तरह से जो सीनियर्स है उनके साथ काम करना है, कैसे काम लेना है, तमाम सारी चीजें होंगी। सीधे मैं मंजरी जैन जी के पास में आता हूं। मंजरी जैन जी, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं फार्मूले की, और फार्मूले की खूब चर्चा हुई और उस फार्मूले पर तमाम सारे नाम भी तैरते रहे, लेकिन अंततः एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं हुई मध्य प्रदेश में 2023 में, जो नाम अब शीर्ष पर मध्य प्रदेश में है, जिसके हाथ में मध्य प्रदेश की कमान है। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर, हम बात कैबिनेट की कर रहे हैं, तो कैबिनेट में भी क्या, क्योंकि आप पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है, पार्टी से जुड़ी हैं, दिन भर गतिविधियां आप पार्टी की देखती हैं, तमाम सारी चीजें आपके पास भी होती हैं, क्या नया फार्मूला देखने को मिल सकता है कैबिनेट में, कैबिनेट के गठन में भी? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो आज जैसे सीएम का चेहरा भी जो सामने आया, तो किसी ने सोचा नहीं था, आपका ये कहना है। तो निश्चित तौर पर ये देखिए, यही हमारे संगठन की खूबसूरती है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और इसी तरह कैबिनेट में भी आपको देखने को मिलेगा कि जिसने सोचा भी नहीं होगा वो भी इस कैबिनेट का हिस्सा हो सकता है। मैं यहाँ बैठकर अधिकृत नहीं हूँ किसी बात को कहने के लिए, लेकिन फिर भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है और कार्यकर्ताओं को लेकर काम करता है, कार्यकर्ताओं का जो है उनको स्थान दिया जाता है, उनको काम दिया जाता है, हर कार्यकर्ता के हाथ में काम होना चाहिए और किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये संगठन बखूबी जानता है और उसको वो उससे नवाजता भी है। तो और ये आज जितने भी बड़े चेहरे हैं, जैसे कि आप चर्चा में कह रहे थे, तो जितने भी बड़े चेहरे हैं वो कोई चुनौती नहीं होंगे मुख्यमंत्री जी के सामने, बल्कि उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग और उनके अनुभव का लाभ भी उनको मिलेगा। हालांकि मोहन यादव जी भी जो है काफी पुराने नेता हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, संघ से भी जुड़े रहे, उनको भी काफी अनुभव है, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी काफी अनुभव है, सरकार में वो रहे हैं। तो और सब लोग मिलकर, मैं समझती हूँ चुनौती का मतलब या फिर किस तरह से चीजें रहेगी, उसका कहने का आशा यही था, क्योंकि वो तमाम सारे चेहरे हैं जो अब कहीं ना कहीं मंत्री जो कैबिनेट में रहेंगे, मंत्री बनेंगे, कौन किसको विभाग मिलेगा। क्योंकि अगर बात की जाए, चाहे हम प्रहलाद पटेल की बात करें या फिर जितने भी, और कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, शिवराज जी भी उसमें नाम था जो सीएम को लेकर चर्चाओं में थे, गोपाल भार्गव लगातार 9 बार के वो मंत्री हैं, अजय हमेशा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से। तो कहने का आशा यही था कि इनके बीच में, क्योंकि ये सारे जितने थे उसी कद के थे कि इनको मुख्यमंत्री बनने की इनकी चर्चा थी, या कई ऐसे भी ये कह भी चुके हैं। अगर गोपाल भार्गव की हम बात करें तो गोपाल भार्गव की जो वरिष्ठता है कहीं ना कहीं गाहे बगाहे उनसे बातें भी आती रही कि जिस तरह से उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको भी सीएम बनना चाहिए। तो इनके बीच में काम करना, इसलिए मैंने कहा कि ये चीजें एक चुनौती भरी हो सकती हैं। उनके बीच में काम करना चुनौती भरा इसलिए नहीं होगा कि उनके अनुभव का, उनके मार्गदर्शन का काम मिलेगा। और देखिए, इतने वरिष्ठ लोग सरकार में होंगे तो निश्चित तौर पर सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। जैसे कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के टाइम भी आप सब मंत्री रहे हैं, जैसे गोपाल भार्गव जी। एक बात और आपको स्मरण कराना चाहती हूँ कि 2004-5 में जब बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे, फिर उनके बाद शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, तो बाबूलाल जी गौर भी उस कैबिनेट के मंत्री रहे, शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये तो हमारे यहाँ ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको बखूबी निभाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं सीनियर हूं तो मुझे ये जिम्मेदारी क्यों नहीं मिली, मैं इस लायक था। तो मान सकते हैं मंजरी जी कि शिवराज जी भी मंत्री बन सकते हैं? मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये तो संगठन को तय करना है। मैं आपको वो बातें बता रही हूँ कि पूर्व में जो हो चुकी है, तो इसलिए हम इस बात को ये नहीं कह सकते। चलिए मंजरी जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा, उससे आगे का सवाल लेकर सीधे अपने सहयोगी शोएब खान के पास में चलता हूं। शोएब, जिस तरह से लगातार बात हो रही है, फार्मूले को लेकर बात हो रही है, चेहरों को लेकर बात हो रही है, मानदंड क्या होगा, किस तरह के चेहरे होंगे, क्या कैबिनेट में भी तमाम सारे समीकरण, क्योंकि अब बस बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, जब लोकसभा
चुनाव में जाना है। तो कई तरह के समीकरण, क्योंकि जाति की बहुत बात इस चुनाव में हुई, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जाति को मध्य प्रदेश के इस चुनाव में नकार भी दिया गया। कई अगर जातिगत आधार पर चेहरे देखें तो वो चुनाव हार गए। तो क्या कैबिनेट में किसी तरीके से जातिगत एंगल भी रहेगा कि नहीं, इस तरह का समावेश अलग अलग वर्ग का होना चाहिए, अलग अलग समाज का होना चाहिए, जिससे एक बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिसको जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए जाना है उसमें वो बेहतर तरीके से जा सके? बिल्कुल देखिए, सभी तरह के जो भी समीकरण है वो इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। अगर सामान्य वर्ग की बात की जाए या ओबीसी वर्ग की बात की जाए या आदिवासी वर्ग की बात की जाए, तो उन जगहों से जो नेता जीते हैं तो उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। फिलहाल देखिए, और सीनियर और जूनियर भी इसमें देखा जाएगा, क्योंकि देखिए अगर मोहन यादव की बात करें तो उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन देखिए कई उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नेता गोपाल भार्गव की अगर बात की जाए तो इनका भी मार्गदर्शन, इनका भी अनुभव जो है मिलेगा अगर उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो जिस तरह से देखिए सीनियर लीडरों की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह की यहाँ पर बात की जाए, और देखिए जिस तरह से 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, राजेंद्र शुक्ल की बात हो या जगदीश देवड़ा की बात हो, तो कहा जा रहा है कल ये 2 भी जो है शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ये सभी तरह के जो समीकरण है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि कौन से चेहरे जो है इसमें शामिल रहेंगे। कई ऐसे पूर्व अगर मंत्रियों की बात की जाए तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। अत्यंत चिटनिस की यहाँ पर बात किया है, वहीं कई ऐसे नए चेहरे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो फिलहाल देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का चयन किया गया है तो उसी तरह से जो है मंत्रिमंडल का भी विस्तार देखने को मिल सकता है। चलिए सीधे आशीष जी के पास में आता हूँ। आशीष जी, 2 सवाल हमारे पास आपके लेकर है। पहला सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि नए चेहरे होंगे, हम ये भी कह रहे हैं कि हो सकता हो कि शिवराज कैबिनेट में जो मंत्री रहे उसमें से अधिकांश ना हो। मेरा सवाल इस बात को लेकर कि जितने सिंधिया कोटे के जितने चेहरे हैं उनको फिर एक बार फिर मौका मिलेगा। तुलसी सिलावट की बात कर लें, गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, या तमाम जो एक लंबी फेरहस्त है उनके जो चेहरे हैं, प्रभुराम चौधरी या प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें, तो ये बिल्कुल तय है कि नहीं, इनको तो जगह देना ही होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में इतना कंफर्टेबल बहुमत आया कि अब वो दबाव जो है, जो 2019-20 में आया था और एडजस्ट करना पड़ा था सिंधिया समर्थक मंत्रियों को, वो दबाव से भाजपा मुक्त हो चुकी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ही मंत्रियों को, पुराने मंत्रियों को रिपीट किया जाए। नए मंत्रियों को जरूर जो है, मुझे लगता है जातिगत की बजाय क्षेत्रगत संतुलन के हिसाब से लाया जाएगा, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बने। अभी जो ढांचा सामने आया है 3-4 लोगों का, तो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर को यूं मान लीजिए कि ग्वालियर चंबल रीजन को कर दिया गया है। मालवा निमाड़ में जो है 2 हो गए, जगदीश देवड़ा और आपके मोहन यादव, और 1 बिंदु से हो गए। तो महाकौशल और मध्य भारत और बहुत सारे अभी छूटे हुए। तो मुझे लगता है मंत्री इस तरफ से ज्यादा आएंगे। लेकिन ये सिंधिया का है, ये दूसरे का, तीसरे का, मुझे लगता है भाजपा का जो हाईकमान है वो इन पैमानों को और नीचे तक लाएगा। तो सिंधिया के समर्थक जो मंत्री थे 5-6, उसमें से वही बच पाएंगे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और जिनकी पार्टी के प्रति लॉयल्टी चेक हुई होगी, लॉयल्टी टेस्ट में बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये सारा जो कैबिनेट का ढांचा होगा, मुझे लगता है काफी नया होगा और इसमें लिमिटेड मात्रा में पुराने जो लोग हैं वही होंगे। आशीष जी, जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल बेहतर बात आप कर रहे हैं कि जातिगत से ज्यादा क्षेत्रीय जो समीकरण है, और उस क्षेत्रीय तक की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपने जिक्र किया, ग्वालियर चंबल की बात कर लें, विंध्य की हम बात कर लें, मालवा निमाड़ की बात कर लें, कहीं ना कहीं उनको उससे जो अभी तक का जो आकार है उसमें वो सजते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो बाकी अंचल बचे हुए, चाहे हम बुंदेलखंड की बात करें, अंचल की बात करें, वहां से मंत्रिमंडल में समावेश हो सकता है। मेरा सवाल इस बात को लेकर कि अगर जितने भी जो मंत्री बनाए जाएंगे, जिस तरह से कैबिनेट होगी, कहीं ना कहीं 2024 को दृष्टिगत रखा जाएगा, नजर में रखा जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। जहां भाजपा का परफॉर्मेंस जहां कमजोर रहा होगा, या जहां भाजपा के विधायक हारे हैं, या जिनको बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, या जहां पर कांग्रेस को ज्यादा समर्थन मिला, जैसे महाकौशल का एक इलाका है छिंदवाड़ा, जहां पे सब जगह पे भाजपा, कांग्रेस जीती है, भाजपा हारी है। तो ऐसे कुछ इलाके, वहां पर निश्चित तौर पर
भाजपा ने अपने हिसाब से कोई जमावट करने की बात की होगी या सोची होगी, और मंत्रियों का आकार प्रकार या मंत्रियों के चेहरे भी उस तरह से नजर आ सकते हैं जहां पर भाजपा को थोड़ी सी संशय होगा कि लोकसभा चुनाव में दिक्कत होगी। लेकिन ये मंत्री 2-3 महीने में क्षेत्रीय भावनाओं को ही संतुष्ट कर पाएंगे, भाजपा को बहुत ज्यादा चुनाव में मदद दे पाएंगे, इसमें संदेह है। इसलिए भाजपा हाईकमान के पास प्लान बी होगा जिस पर वो विधानसभा चुनाव के साथ ही काम कर रहे हैं लोकसभा की तैयारी का, तो वो उस पर ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से, क्षेत्रीय भावनाओं के हिसाब से चेहरे जरूर दे दिए जाएंगे, लेकिन इनसे जो फायदा होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। अभी विधानसभा लोकसभा के लिए 2-3 महीने बाकी हैं, तो उसके लिए तो इन्होंने जो पहले तैयारी शुरू कर दी है वो ज्यादा मुझे लगता है काम आई। क्या 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 आशीष जी, जिस तरह से हम बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है भले वो मंत्रिमंडल में भले उनको सांसदी से विधायक का चुनाव लड़ा दिया गया, ये भी हो सकता है कि उनको मंत्रिमंडल में न जगह दी जाए, चूंकि अब लोकसभा चुनाव है तो उनको संगठनात्मक दृष्टि से एक बड़ा काम यहां पर दे दिया जाए, फिर आगे देखा जाए कि ठीक है चुनाव के बाद उनको कहां मंत्रिमंडल में जगह देना है, फिर या किस तरह से उनको जिम्मेदारी सौंपना है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो सांसद है वो अनुभवी हैं, जैसे उदय प्रताप सिंह है, ये है काफी चुनाव जीत चुके हैं ये 2-3 सांसद, तो हो सकता है संगठन के तौर पे, चुनाव प्रभारी के तौर पे इन्हें कोई काम दे दिया जाए। लेकिन ये चूंकि एक भाजपा में जो हाईकमान का जो चौंकाऊ फैक्टर जो चल पड़ा है, तो वो जब तक इसका पूरा आकार सामने नहीं आ जाता, ये अलग है। अगर इन्हें मंत्री बना भी दिया गया तो भी इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो सीनियर्स की होगी वो होगी चुनाव को, लोकसभा चुनाव को जिताना। बाकी जो चेहरे होंगे वो सिर्फ क्षेत्रीय भावनाओं के तहत होंगे और वो उसको सिर्फ एक बैकअप देंगे। चलिए, बेहतर बात आशीष जी कर रहे हैं, सीधे मंजरी जैन जी के पास में आ जाता हूं। मंजरी जैन जी, इस चुनाव में ठीक है मोदी की गारंटी, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, लेकिन लाडली बहना का बहुत अहम रोल भी रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहती भी है कि कोई एक कारण या कारक नहीं है, कई सारे रहे हैं और यही कारण कि इस तरह की एक ऐतिहासिक जीत मिली। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, 33% आरक्षण महिलाओं को जिस तरह से पास हुआ बिल, और अब क्या माना जाए मंत्रिमंडल के गठन में भी इस तरह का समावेश देखने को मिल सकता है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व यहां पर मिले और कैबिनेट में उनको मंत्री बनाया जाए। देखिए, बिल्कुल संगठन इस बात पर ध्यान रख ही रहा होगा। हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ये चाहते ही है कि महिलाएं भी आगे आए, तभी तो हम जो है बिल लेकर आए महिलाओं के लिए। तो निश्चित तौर पर कि महिलाओं का जहां भी महिलाएं जीती हैं, तो संगठन को जहां उचित लगता है कि हाँ ये बहन, ये महिला या ये विधायक जो है, महिला विधायक, वो मंत्री बनने लायक है, तो निश्चित तौर पर उनको मंत्री बनाया जाएगा और इस बात का पूरी तरह ख्याल मुझे लगता है शीर्षस्थ नेतृत्व रख रहा है। चलिए शोएब के पास आता हूँ। शोएब, जिस तरह से महिलाओं की बात की जाए, जो अभी तक जो संभावित नाम नजर आ रहे हैं, जो चर्चाओं में हैं, उसमें भी काफी सारे नाम जो दावेदार हैं या जिनकी चर्चा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। मान सकते हैं कि ज्यादा प्रतिनिधित्व भी महिलाओं का देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया गया और जो है इसका असर भी देखने को मिल सकता है। देखिए उषा ठाकुर की बात की जाए तो उनको एक बार फिर रिपीट किया जा सकता है। रीति पाठक की बात किया, 2 बार सांसद रही हैं और उनको भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अर्चना चिटनीस की बात की जाए तो वो भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो चुकी, पूर्व मंत्री रह चुकी है। इसके अलावा अगर कृष्णा गौर की बात की जाए तो वो भी देखिए एक बड़े मार्जिन से जीती है, ओबीसी वर्ग से आती है और महिला है, तो उनको भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो ये नाम जो है फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है कि इन नामों में भी जो है कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। और जिस तरह देखिए अगर सीनियर लीडरों की बात की, जिस तरह से अभी आशीष जी भी बता रहे थे कि प्रहलाद पटेल की बात हो, कैलाश विजयवर्गीय की बात हो या अन्य सीनियर लीडरों की बात हो जो सांसद हैं, तो उनको देखिए चुनावी प्रभार जो है अलग राज्यों का प्रभारी बनाया जा सकता है और उनका भी फिलहाल इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं। चलिए बेहतर बात शोएब आप कर रहे हैं। इसके अलावा ललिता यादव की हम बात करें, कहीं ना कहीं उनका नाम भी चर्चा में है, वो भी पूर्व मंत्री हैं। निर्मला भूरिया की हम बात करें, आदिवासी चेहरा है, तो ये महिलाओं के नाम है कि इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और इतना जरूर है, उस लाइन पर आऊंगा कि लगातार उस लाइन पर हम रहे हैं कि तमाम सारे नाम चलते थे सीएम को लेकर, चेहरे को लेकर, लेकिन लास्ट की लाइन होती है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने डिसीजन से, अपने फैसले से चौंका सकता है। तो फिर हम कहेंगे कि हम तमाम सारे नाम ले रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व क्या सोचता है और नवनियुक्त जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, उनकी क्या पसंद है, तमाम सारी चीजें आगे देखने को मिली। 1-2 दिन में सारा
जो एक पूरा आकार है कैबिनेट का वो सामने आ जाएगा। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अब कैबिनेट के आकार, कैबिनेट के प्रकार, कैबिनेट के चेहरे, कैबिनेट के फार्मूले, किस तरह से कैबिनेट का गठन होगा, अब बात उस पर आ गई है और तमाम सारे चेहरों की चर्चा इस वक्त है। लेकिन जब जो नई कैबिनेट है, जो डॉक्टर मोहन यादव की जो कैबिनेट होगी, उनकी सोच की कैबिनेट होगी, केंद्रीय नेतृत्व की कैबिनेट होगी, किस तरह से होगी ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इस तरह से बुधवार को 13 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर मोहन यादव वो शपथ लेंगे और उसकी तैयारियां भी जोरों पर है। यानी कि बहुत जल्द पूरी सरकार हमारे सामने होगी, सरकार का जो संचालन है वो सामने होगा। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।